नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठी का अध्याय 9 सजीव और उनकी विशेषताएं और उनके आवास, भाग 3। हम पशुओं के बारे में और वनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो इसमें घास स्थल के बारे में दिया हुआ है कि हम अधिकतर देखते हैं कि वनों में घास स्थल पाया जाता है, तो उसमें रहने वाले जीवों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मार करके खा जाता है। हम देखते हैं कि शेर हिरण का शिकार करता है और अन्य जंतुओं का भी शिकार करता है। यह मटमैला हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण को चित्र में देखिए, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है। शेर का चित्र दिया गया है और हिरण का दिया गया है। इन दोनों जंतुओं की आंखें और उनके चेहरे पर किस प्रकार व्यवस्थित है। हम देखते हैं कि शेर की आंखें शेर के चेहरे पर किस प्रकार व्यवस्थित होती है और हिरण की आंखें हिरण के चेहरे पर किस प्रकार व्यवस्थित होती है। क्या वह इनके चेहरे के सामने है अथवा पार्श्व में है, तो हम कहेंगे जो हिरण की आंखें होती है वह आंखों के चेहरे के सामने नहीं होकर के साइड में होती है, पार्श्व में होती है। शेर के जो अगले पैर के जो नाखून होते हैं वह थोड़े लंबे होते हैं। उन नाखून को वह जो उनके पाँवों की अंगुलियां होती है उसके अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। शेर जब अपना शिकार करता है तो वह किसी भी प्रकार की हलचल नहीं करता है, वह किसी स्थान पर या घास में छिप जाता है। हमें पता है कि जब घास सूख जाती है तो घास का रंग हल्का भूरा या फिर पीला हो जाता है, तो शेर उसमें दिखाई नहीं देता है और शिकार को पता भी नहीं चलता कि वही घास का जो जंगल है उसमें शेर छुपा हुआ है। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती हैं। एक दूसरा जंतु है जो हिरण है, जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके दांत मजबूत होते हैं। जो हिरण है वो तनों को भी खा सकता है, तो उसके दांत इतने मजबूत होते हैं कि वह तनों को आसानी से चबा सके। हिरण को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी ज़रूर होती है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहाँ से भाग जाए। हिरण के जो लंबे कान होते हैं उसे शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देता है। जैसे कि अगर थोड़ी सी भी कहीं पे हलचल होती है तो हिरण उसे सावधानी से देखता है और उसे आभास होता है कि कोई उसका शिकार करने वाला है, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें, शेर की जो आंखें थी वो उसके चेहरे के सामने होती है और जो हिरण है उसकी आंखें उसके चेहरे के पार्श्व में होती है, साइडों में होती हैं। तो उसकी जो हिरण की जो आंखें होती है वो प्रत्येक दिशा में खतरा महसूस कर सकती है। हिरण की तेज गति शिकारी से दूर भागने में सहायता करती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतु एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें आवास में जीवित रहने के योग्य बनाती हैं। अगर हिरण तेज नहीं दौड़ सकता तो वह उस शेर का शिकार हो जाता। इसीलिए हिरण में क्या विशिष्ट संरचनाएं थी कि उसकी आंखें जिसे वह दूर तक देख सकता है और हलचल को आसानी से पहचान सकता है और वह तेजी से भाग सकता है। यह हिरण की योग्यताएं थी। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, जो शेर है वो घास के बीच में खड़ा है और घास और शेर का रंग लगभग दोनों का एक समान है, जिससे वह आसानी से इस घास के अंदर छिप जाता है। और हम हिरण के आँखों को देख सकते हैं कि वह चेहरे के सामने नहीं होकर के साइड में है और इसके कान भी लंबे हैं ताकि वह शिकारी की आवाज़ को आसानी से
सुन सके। कुछ जलीय आवास। सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे समुद्र के बारे में कि समुद्र में रहने के लिए मछली के लिए अनुकूल के विषय में हम चर्चा करेंगे कि जो जीव समुद्र में रहते हैं उनमें क्या क्या भिन्नताएं होती हैं ताकि वह पानी में रह सके। अगर हमको पानी में रहने के लिए बोले तो हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे नाक और मुंह के अंदर अगर पानी भरा तो मृत्यु हो सकती है। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय मतलब जैसे नाव किस आकृति की होती है, आगे से तीखी, बीच में से मोटी, फिर पीछे से तीखी, तो उसे धारा रेखीय बोला जाता है। तो मछली भी इसी आकार की होती है, धारा रेखीय, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकती है। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। ऑक्टोपस वही होती है जिसके 8 भुजाएं होती हैं, जिससे वह अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकती है। वह समुद्र की गहराई में तलहटी में चली जाती है, जो ऑक्टोपस होता है वह, तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ती है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जो ऑक्टोपस है उसका शरीर धारा रेखीय तो नहीं होता, लेकिन जब ये जल में गति करते हैं तो अपने शरीर को इसी प्रकार कर लेते हैं जैसे कि वह धारा रेखीय है। जल में श्वास लेने के लिए इनमें क्लोम दरारें पाई जाती है मछलियों के शरीर पर, जिससे वह उससे श्वसन क्रिया करते हैं। जल में रहने वाले जीवों को जो श्वसन है वो क्लोम के द्वारा, उनकी त्वचा के द्वारा होता है, और जो थल पर रहते हैं उनमें श्वसन अधिकांशतः सभी जीवों में फेफड़ों के द्वारा होता है। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जीवों में गिल नहीं होते, ये सिर पर स्थित नासाद्वार के द्वारा। जो डॉल्फिन जो मछली होती है और जो व्हेल मछली होती है उनके शरीर पर गिल नहीं पाए जाते, तो वह समुद्र में श्वसन कैसे करेगी। तो उनके शरीर पर नासाद्वार, नाक के छिद्र पाए जाते हैं, वात छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वो श्वसन क्रिया करती है। ये जल में लंबे समय तक श्वास लिए बिना रह सकती हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर, जैसे कि कुछ मछलियां हमने देखी है कि वह श्वास लेने के लिए बार बार छलांग लगाती है पानी के अंदर, तो वह जब छलांग लगाती है तो बाहर के समय जब वह आती है तो वह श्वास भर लेती है और वापस पानी के अंदर चली जाती है श्वसन छिद्रों से। जब और बाद में ये जो जल है श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकाल देती है एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भर लेती हैं। यह सीन हमने कई बार टीवी में देखा होगा कि कुछ मछलियां पानी के अंदर या स्विमिंग पूल में डाली हुई होती है, तो वह तैरती है और बार बार कूदती रहती है। हमें लगता है कि वह नाच रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बार बार पानी से श्वास लेने के लिए बाहर आती है। क्या आपने कभी दूरदर्शन अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? तो हम कहेंगे हाँ, हमने ऐसा देखा है। तालाब एवं झील। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगते हुए देखा है? हम देखते हैं कि जहाँ से होके पानी चलता है वहाँ पर कोई न कोई पेड़ पौधा तो होता ही है। यदि संभव हो तो समीप में ही किसी तालाब का भ्रमण कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ कौन कौन से पौधे उगे हुए हैं। इन पौधों की पत्तियाँ, तने एवं जड़ें किस प्रकार हैं, हमें उसका अध्ययन करना है। हम देख सकते हैं कि चित्र में वनस्पति दिखाई हुई है कि कुछ जलीय पौधे एकदम जल की सतह पर तैर रहे हैं, उनकी जड़ें जमीन में भी नहीं है जैसे कि चित्र में दिख रहा है, और कुछ पौधे जलमग्न मतलब जल में डूबे हुए हैं, जिनकी जड़ें मिट्टी के अंदर स्थिर है और एक पौधा तैर रहा है। तो जल में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, कुछ तो ज़मीन के अंदर हल्की सी दबी हुई होती है उनकी जड़ें, और कुछ पानी की सतह पर तैरती रहती है, पल्लवन करती रहती है। इनमें कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी में मिट्टी के अंदर स्थिर होती है, तथा जो स्थलीय पौधों में जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी एवं जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। अगर हम बोले कि जड़ों का प्रमुख कार्य क्या है, तो सबसे पहले जो थल पर जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी से एक तो जल को अवशोषित करती है और दूसरा खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं।
लेकिन मिट्टी के अंदर पौधों को कई बार पानी मिलता है और नहीं मिलता है। तो इसी वजह से जो मिट्टी के अंदर जो पौधे उगते हैं, जो थल पर जो पौधे उगते हैं, उनकी जड़ें बहुत ही गहराई में चली जाती हैं जल अवशोषण करने के लिए। परंतु जो पौधे जल में खड़े हैं उनको तो आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए इसीलिए जो जलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वो आकार में बहुत छोटी होती हैं। जलीय पौधों में जो जड़ें होती हैं उनका मुख्य कार्य पौधों को जल में स्थिर रखना होता है। और जलीय पौधों का जो तना होता है वह थोड़ा पतला होता है ताकि वह जिस तरफ पानी का प्रवाह हो उस तरफ मुड़ जाए। इन पौधों का तना लंबा, खोखला, हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर तैरते रहते हैं, पल्लवन करते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे हुए रहते हैं। ऐसे पौधे के सभी भाग जल में ही वृद्धि करते हैं। इनमें कुछ पौधों की पत्तियां संकरी तथा पतले रिबन की तरह होती है। जैसे बालों में लगाने वाला रिबन कैसे होता है, वैसे जलीय पौधों की पत्तियां होती हैं। यह बहते हुए जल में सरलता से मुड़ जाती है। और कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत ही अधिक विभाजित होती है, जिससे जल उनके बीच में से बहता रहता है और पत्ती को कोई भी संरचना जो उनकी होती है उनको कोई ठेस नहीं पहुंचती, मतलब टूटती नहीं है। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। मेंढक के जो पीछे वाले जो पैर होते हैं, पश्चपाद होते हैं, वो लंबे और मजबूत होते हैं। हम देखते हैं कि मेंढक के आगे के पांव थोड़े छोटे भी होते हैं और उसके पीछे के पांव थोड़े बड़े होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने में सहायता करते हैं, शिकारी को पकड़ने में सहायता करते हैं। और जो मेंढक के जो पश्चपाद होते हैं वो जाल युक्त होते हैं। उनमें एक पतली झिल्ली पाई जाती है जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। हम कई बार देखते हैं कि जो हम नाव चलाते हैं उसमें नाव चलाने के लिए हमें चप्पू की सहायता पड़ती है, जिसमें जो पुरानी जो नावें होती थी उसमें मशीनें नहीं लगी हुई होती थी, तो उसके साथ में एक चप्पू होता था। तो उसी के जैसे मेंढक के पाँव होते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। उनके पाँव उस चप्पू का कार्य करते हैं। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? कि जो सजीव जैसे कि हम भी सुबह खाना खाते हैं, शाम को खाते हैं, जब हमें भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं। जैसे कि छोटी चींटी भी है, कोई कबूतर भी है तो कबूतर दाना खाएगा, चींटी भी फफूंद को खाएगी। तो कुछ न कुछ सभी जीव खाते हैं। अध्याय 1 एवं 2 में हमने जाना है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए आवश्यक होता है। हमने ये भी सीखा है कि जो पौधे हैं वो सिर्फ चल नहीं सकते, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। हम देखते हैं कि कुछ जंतु जो शाकाहारी होते हैं वह पेड़ पौधों से प्राप्त आहार को लेते हैं, और कुछ जंतु जो मांसाहारी होते हैं वह जंतुओं पर दूसरे जंतुओं को खा जाते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी आ जाती है, हम आसानी से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 2 दिन से भूखा हो और अगर उसको कुछ कार्य करने के लिए दिया जाए तो वह उसे नहीं कर पाएगा। उसे कार्य को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रम के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है। क्या सभी सजीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? कि भाई कोई भी सजीव है, क्या उसकी हाइट बढ़ती है, क्या उसकी हेल्थ बढ़ती है? ऐसा होता है। 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपके अभी भी ठीक आता है, इसे आप अब और नहीं पहन सकते, क्या ऐसा है? हम देखते हैं कि कई बार हम जो कपड़े लेके आते हैं अगर वो 3 या 4 साल पड़े रह जाते हैं तो वो हमारे कपड़े आना बंद हो जाते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि कपड़े छोटे हो गए हैं, जबकि यह सही नहीं है। कपड़े छोटे नहीं होते, हम बड़े हो जाते हैं। हमारी लंबाई बढ़ जाती है, हमारे शरीर का वज़न बढ़ जाता है, जिसके कारण वह कपड़े आना बंद हो जाते हैं। इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा, लेकिन आप में हर समय वृद्धि होती है।
कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे, यानी बड़े हो जाएंगे। जंतुओं में भी वृद्धि होती है, वह वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के जो छोटे पिल्ले होते हैं, जो गुलिये होते हैं, वो वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर के जो चूजा होता है, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, सबसे पहले एक छोटे से शिशु का चित्र दिखाया गया है, वह थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उसके बैठते हुए का चित्र दिखाया गया है। उसके बाद में उसके घुटने से चलते हुए का चित्र दिखाया गया है, जिसमें वह थोड़ा और बड़ा हुआ है। उसके बाद में एक 6 या 7 वर्ष के बच्चे का चित्र दिखाया गया है, जो हरे रंग की टी शर्ट में खड़ा है, वह उससे भी थोड़ा बड़ा है। तो धीरे धीरे यह क्रिया ये बताती है कि शिशु बड़े से धीरे धीरे वयस्क होते हैं। कि मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है, कि जो चूज़ा है वो धीरे धीरे, जैसे कि दिखाया गया है कि पहले छोटा सा चूज़ा था, जब वह अंडे से निकला था, फिर वह उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ और धीरे धीरे वह मुर्गी में परिवर्तित हो गया। पौधों में वृद्धि करते हैं, पौधे भी वृद्धि करते हैं। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि शुरुआत में जो पौधे हैं वह बिल्कुल छोटे 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 होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह पौधे भी बड़े हो जाते हैं, उनका तना भी मजबूत एवं कठोर होने लगता है। जब पौधे छोटे होते हैं तो उनके तने का सामान्यतः रंग हरा होता है, लेकिन जैसे जैसे पौधे भी बड़े हो जाते हैं तो उनके तने का रंग भूरा होने लगता है। अभी हमने पढ़ा, उसी के आधार पर यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि जंगल में पाए जाने वाले 5 जानवरों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है 5 पालतू जानवरों के नाम लिखिए जो मनुष्य पालते हैं। पौधों में जड़ का क्या कार्य होता है, लिखिए। और जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। धन्यवाद।